Hello everyone, welcome back to Kavita Learning Hub. Today we are going to discuss about system analysis and design. सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट का सिस्टम के बारे में SDLC केस टूल्स ER डाटा मॉडल और फिजिबिलिटी स्टडी है। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे DFDs, फॉर्म डिज़ाइन, स्क्रीन डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन, स्ट्रक्चर चार्ट, डाटाबेस डेफिनेशन के बारे में, पर्सनल एस्टिमेट और इनपुट आउटपुट डिज़ाइन। उसके बाद यूनिट 3 में हम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में डाटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री, लॉजिकल टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यूनिट 4 में लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम। सिस्टम हियर मींस ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, सेंट्रलाइज, लाइफ साइकिल इजी। कंपोनेंट्स उसके क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, फीडबैक, कंट्रोल, एनवायरनमेंट। तो वो कुछ खास ऐसा है नहीं। मेन है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। तो उस डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक में है कि किसमें प्रोबेबिलिटी है चांस ऑफ अकरेंस की। तो जिसमें प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक, जिसमें नहीं होती है वो डिटर्मिनिस्टिक। क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम सेकंड है, जिसमें इंटरेक्ट अगर वो कर लेता है एनवायरनमेंट के साथ तो वो ओपन है, और नहीं कर पाता है तो क्लोज्ड है। फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एंटिटीज, यानी कि अगर वो टेंजिबल है तो वो फिजिकल है, और अगर वो इंटेंजिबल है तो वो एब्स्ट्रैक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फर्स्ट स्टेप आ जाता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, पहले से इन्वेस्टिगेट करना रिगार्डिंग हमें क्या बनाना है और क्या यूजर की रिक्वायरमेंट है। सेकंड भी सेम है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि वो फिजिबिलिटी स्टडी में हम इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में स्टडी करते हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि सिस्टम में क्या क्या हमें किस लिए बनानी है, वो एप्लीकेशन है ना, किस लिए बनाना है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फोर्थ स्टेप आ जाता है डिजाइन ऑफ सिस्टम, DFD, स्ट्रक्चर चार्ट ड्रॉ करके। फिफ्थ स्टेप आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम के अंडर ये होता है कि भाई उसको किस तरह से हमें प्रोड्यूस करना है, ऑपरेशंस में उसके क्या क्या यूज होगा। उसके बाद आ जाता है सिक्स स्टेप सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के अंडर कि वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है उसका टेस्ट एक करना। उसके बाद आ जाता है हमारा सेवन्थ स्टेप में आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन में आ जाता है कि उसको किस तरह से हम उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है मेंटेनेंस, कि भाई बनने के बाद आपका सॉफ्टवेयर रेडी है तो उसको वो प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं, फ्यूचर में उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है उसकी सर्विसेज को, तो उसके लिए हमें चाहिए सिस्टम मेंटेनेंस। ये लास्ट स्टेप था SDLC का। उसके बाद हम स्टडी करेंगे केस टूल्स के रिगार्डिंग। ये कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स ये हेल्प करते हैं एनालिस्ट को कि वो टीम के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके और इंटीग्रेट एंड असिस्ट कर सके, ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी हो और कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो वर्क में। टू टाइप्स, अपर एंड लोअर, दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो अपर में हमारे कुछ केस टूल्स के मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट टूल, देन डाटा फ्लो डायग्रामिंग टूल, सिस्टम फ्लो चार्ट जनरेशन टूल एंड डाटा डिक्शनरी क्रिएशन और डिसीजन टेबल चेकिंग। अपर टूल्स वो होते हैं जो ER डायग्रामिंग भी होता है अपर टूल लास्ट। अपर टूल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली वी कैन असिस्ट देम थ्रू देम एनी एक्टिविटी। ओके, लोअर टूल्स वो होते हैं दे जनरेट अ स्क्रीन कोड फ्रॉम हायर लेवल डिस्क्रिप्शन से, यानी कि वो क्या करते हैं एक स्क्रीन कोड जनरेट करके देता है फॉर अपर टूल्स के लिए, किससे, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन से। ओके, तो केस टूल्स में अभी इतना ही है। उसके बाद रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। फर्स्ट सिस्टम एनालिस्ट होते कौन है, जो कि कुछ स्टडी करते हैं या एवोल्यूशन करते हैं किस चीज़ की, सिस्टम को वो हैंडल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, सिस्टम एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड यूजिंग हु कंडक्ट मैथडोलॉजिकल स्टडी एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद उसके कुछ रोल्स क्या हैं, पहला एजेंट को चेंज करना, सेकंड इन्वेस्टिगेट करना, थर्ड प्रायोरिटी सेट करना, फोर्थ आर्किटेक्ट या वो करना, प्लानिंग करना फॉर सिस्टम। देन साइकोलॉजिस्ट का भी वो प्ले करते हैं, मोटिवेटर का रोल प्ले करते हैं ताकि एक्टिविटीज़ अच्छे से हैंडल हो पाए, इवेल्युएटिंग सिस्टम का रोल करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और उनके दो स्किल्स होते हैं, कौन से, इंटरपर्सनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इन पेपर। तो कौन से दो स्किल्स होते हैं सिस्टम एनालिस्ट के, इंटरपर्सनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा फर्स्ट यूनिट में बचता है दैट इज ER डायग्रामिंग एंड वन मोर इज फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, तो ER डायग्रामिंग के लिए ER डाटा मॉडल्स हम पढ़ लेते हैं कि ये अलाउ करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल्स। क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस एंटिटीज एंड रिलेशंस बिटवीन एंटिटीज। ओके, तो क्या होता है ER मॉडल,
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिक्चर फॉर्म में इट इन्वॉल्व्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस एंटिटीज एंड रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो किस तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है? पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डाटाबेस एंटिटी सेट्स को और उनके आपस का रिलेशन को शो करना हिंदी में। उसके बाद एंटिटी क्या होता है? सबसे पहली चीज़ पर्सन प्लेस थिंग जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई हो। एट्रीब्यूट क्या होता है? एंटिटी की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना काम होता है एट्रीब्यूट्स का। कितने तरह के होते हैं? सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू, कंपोजिट, सिंपल, नल, डिराइव्ड, की एट्रीब्यूट, स्टेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक एक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन सिंगल वैल्यू क्या होता है? जिस भी एट्रीब्यूट की एक वैल्यू होती है, जैसे कि एम्प्लॉय की एक ही एज हो सकती है, दैट इज सिंगल वैल्यू। मल्टी वैल्यू जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो। कंपोजिट जो कि अनदर स्मॉलर इंडिपेंडेंट में डिवाइड हो जाए, जैसे कि एक मोटर बाइक का एक रेजिस्टर नंबर होता है, एक कलर होता है, एक मॉडल होता है, दैट ऐसे। उसके बाद सिंपल एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, इसका एग्जांपल है कि एक एम्प्लॉय का एक ही सेक्शन नंबर हो सकता है। नल वैल्यू जिसकी ज़ीरो वैल्यू हो, कोई वैल्यू ही ना हो। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो कि किसी एट्रीब्यूट में से डिराइव हो सके, यानी कि एज किसी भी एम्प्लॉय की उसकी डेट ऑफ बर्थ से आ सकती है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट जो डिराइव ना हो सके, जैसे कि बर्थ ऑफ डेट सेम रहेगी, किसी और से डिराइव नहीं हो सकती, सिंपल स्टोर्ड। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें कंपोजिट और मल्टी वैल्यू का मिक्सचर होता है। कंपोजिट क्या था? जो कि फर्दर डिवाइड हो सके। मल्टी वैल्यू यानी कि जो एक से ज़्यादा वैल्यू हो, तो उन दोनों का मिक्सचर इज कॉम्प्लेक्स। की एट्रीब्यूट जिसकी यूनिक वैल्यू होती है। एंटिटी सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एंटिटी जो कि सिमिलर नेचर्स की होती है। ठीक है, रिलेशन। उसके बाद रिलेशन दो टाइप का होता है, बाइनरी, टेरिटरी। बाइनरी जिसमें दो या दो से ज़्यादा एंटिटी हो, और टेरिटरी मोर देन टू। ठीक है, रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट दो तरह का होता है, पार्टिसिपेशन और कार्डिनलिटी रेशो। पार्टिसिपेशन में होता है कि जब एक दूसरे से वो कनेक्टेड होता है, मतलब एक का इम्पैक्ट दूसरे पे होता है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का आपस में रिलेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिसमें एक की एग्जिस्टेंस दूसरे पे डिपेंड करे। कार्डिनलिटी जिसमें रिलेशनशिप को नंबर में कैटेगराइज करे, जैसे कार्डिनलिटी रेशियो इज ऑफ 3 टाइप्स, 1:1, 1:many एंड many-to-many। 1:1 लाइक डिपार्टमेंट का मैनेजर से, 1:many मैनेजर का एम्प्लॉयज से, many-to-1 डिपेंडेंट का एम्प्लॉय से, और many-to-many है एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट से। ER डायग्राम की नोटेशंस है। एंटिटी टाइप को एक हम सिंपल स्क्वायर से नोट करते हैं। वीक एंटिटी टाइप को हम डबल स्क्वायर से नोट करते हैं। रिलेशनशिप टाइप को हम एक डायमंड से नोट करते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम एक एरो और एंड पे सर्कल से, की एट्रीब्यूट को हम एक एरो एंड पे सर्कल एंड बीच में एक स्लैश से, मल्टी वैल्यूड को हम डबल सर्कल से, कंपोजिट को हम 3 टाइप डिफाइन करने से, 3 अलग अलग कंपोजिट यानी कि बहुत सारे एक सिंगल से, एंड डिराइव को हम इन्वर्टेड सर्कल विद एन एरो। फिजिबिलिटी स्टडीज कैरिड आउट टू सेलेक्ट बेस्ट, जो भी हमारा सिस्टम आता है जो कि रिक्वायरमेंट को पूरी तरह फुलफिल करें। उसके बाद ये कितने टाइप का होता है? टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, सोशल, मैनेजमेंट, लीगल एंड टाइम फिजिबिलिटी। बस टेक्निकल क्या होता है कि हम या तो हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाएं, और सेकेंडली टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या करते हैं? नेटवर्क रिक्वायरमेंट भी डिफाइन करते हैं। सेकेंडली आ जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल या कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं इसके अंडर हम, कि भाई हमारे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कॉस्ट बेनिफिट होगा, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना, किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करना। ऑपरेशनल में हम कि वेदर इसको बनाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसको इम्प्लीमेंटेशन में, तो ऑपरेशन से रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में डिसाइड करता है। सोशल और बिहेवियर कि पीपल को ये इफेक्ट करेगा या नहीं, वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मैनेजमेंट फिजिबिलिटी की ये मैनेजमेंट को सही लगता है या नहीं, एक्सेप्टेड बाय देम और नॉट। एंड लास्ट है टाइम फिजिबिलिटी, इफ़ इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम तो ये नहीं प्लान माना जाएगा, यानी कि तब इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इफ इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। इन यूनिट वी आर स्टडिंग इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन, यानी कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम बेस्ट परचेज कर पाए अपने इक्विपमेंट्स, दैट इज़ द आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। तो उसके लिए पहला एनालाइज जो करना पड़ेगा वो हमें रिक्वायरमेंट का करना होगा कि हमें किस तरह की, सबसे पहले तो ज़रूरत किस तरह की है। सेकेंडली हमें सिस्टम को स्पेसिफिकेशन करना होगा कि हमें किस काम के लिए चाहिए वो। थर्डली हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डालनी पड़ेगी कि भाई ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो इस बिड के अकॉर्डिंग हम अपना वेंडर सेलेक्ट करें। फोर्थली हमें इवैल्यूएशन और वैलिडिटेशन देखना होगा कि भाई प्रूफ क्या है कि अगर ये नहीं चल पाता नॉन परफॉर्मेंस के लिए तो क्या वैलिड प्रूफ होगा हमारे पास।
फिर हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे जो हमें बेटर प्रूफ देगा, फिर हम पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन वी विल साइन एन एग्रीमेंट और फिर सिस्टम इज एक्सेप्टेड। यानी कि पहले हम पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू के वाले स्टेप में एक और मेजर पॉइंट ये होगा कि हम वहीं पे उसको यूज़ करके देखेंगे कि इज इट वर्किंग और नॉट। इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग देन वी विल नॉट साइन देन एग्रीमेंट एंड नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद हम आ जाते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस पे। तो एवोल्यूशन प्रोसेस 3 तरह के होते हैं। सोर्सेज ऑफ एवोल्यूशन बहुत सारी होती है। एवोल्यूशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, एंड देन लास्ट एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। यानी कि एवोल्यूशन मतलब कि उसको ब्रीफली आइडेंटिफाई करना कि भाई हम किस सोर्स पे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, किस सोर्स पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किस सोर्स पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे रिगार्डिंग ऑन। उसके बाद हमारे पास थर्डली हमारे पास आता है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन की वो वर्क कर रहा है, नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन उसका एलिजिबल होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्सोनल एस्टीमेट। पर्सोनल एस्टीमेट सिस्टम एनालिसिस करेंगे, उसके लिए हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स करेंगे, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ होगा, डाटाबेस डिज़ाइनर्स का यूज़ होगा, डाटाबेस डिज़ाइनर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स का यूज़ होगा, डाटाबेस इम्प्लीमेंटर्स एंड इम्प्लीमेंट का यूज़ होगा, टोटल डेवलपर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस पर्सनल्स। ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पर्सोनल एस्टीमेट के अंदर कि भाई हमें पहली बात तो सिस्टम एनालिस्ट हमें डिसाइन करेगा कि क्या यूज़ करना है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फिर हमारा जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कंट्रोलर होता है डाटाबेस का, देन फर्दर इम्प्लीमेंटर, ऑपरेटर्स, मैनेजमेंट, ये सब का रोल आता है। डाटाबेस डिज़ाइनर एंड इम्प्लीमेंटर, डाटाबेस इम्प्लीमेंटर जो इम्प्लीमेंट करता है, टोटल डेवलपर्स जो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑपरेटर्स जो उसके ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेंटेनेंस पर्सनल जो उसकी मेंटेनेंस की टेक केयर करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम या फिर इनको बबल चार्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को, हेल्प करते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जिससे क्या होता है कि दे बिकम अ बेटर सिस्टम डिज़ाइन। इट एम्स क्लैरिफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट को, मतलब कि अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और हम क्लियरली डाटा को समझ पाएंगे और बेटर सिस्टम डिज़ाइन या फिर सिस्टम डिज़ाइन ही तभी बना पाएंगे जब वी आर नोइंग दैट क्या है ना। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे या उसकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस बता पाएंगे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, तभी हम उसको बना पाएंगे ना सिस्टम डिज़ाइन को। गोल क्या होता है, डाटा को व्यू करना, उसका हायरार्किकल ब्रेकडाउन करना, क्या फाइल यूज़ हुई है, क्या रिज़ल्ट आया है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन फ्लो को देखना, ठीक है, और ज़रूरी कंपोनेंट दिखाना प्रोसेस सिस्टम का। ये सब इसके गोल होते हैं। इसके सिंबल क्या होते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी के लिए वी यूज़ अ स्क्वायर बॉक्स, डाटा फ्लो के वी यूज़ अ एरो, प्रोसेस दिखाने के लिए वी यूज़ अ सर्कल और अ स्मॉल स्क्वायर, एंड डाटा स्टोर्स को दिखाने के लिए वी यूज़ डबल लाइन। ओके, बस 3 टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम, कंटेक्स्ट, डायग्राम, डिटेल। कंटेक्स्ट में जो सिस्टम का एनवायरनमेंट से कनेक्शन दिखाए, डायग्राम में पिक्चर्स दिखाए, डिटेल्ड में हायर लेवल से स्मॉलर लेवल के बीच में हायरार्की दिखाए। बस फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है, एक ऐसी आर्ट के एलिमेंट को ड्रॉ करना जो कि डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि एक ऐसा फॉर्म, मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो, ये सब तो डाटा आपकी रिकॉर्ड की जाती है थ्रू फॉर्म। तो ये एक उस तरह का ड्राइंग एलिमेंट है आर्ट का कि इससे डाटा कलेक्ट कर ली जाती है। पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, अच्छी हेडिंग होनी चाहिए, इजी यूज़ होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, डाटा एंट्री इजी हो जाती है इससे कि डाटा कलेक्शन इज़ वेरी इजी बाय फॉर्म। उसके बाद सफिशिएंट, इंस्टेंट सर्विस और एफिशिएंट होता है ये, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है। रिपोर्ट डिज़ाइन, ये एक ऐसा बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो क्या शो करता है, पहले से डिफाइंड डाटा को रीडिंग और व्यूइंग पर्पस के लिए, है ना। रिपोर्ट होता है कि किसी चीज़ का सबमिशन, कंक्लूजन। तो ये एक प्री डिफाइंड डाटा बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है जो कि हेल्प करता है व्यू और रीड करने को डाटा को। इसका पर्पस क्या होता है, इंटेंडेड पर्पस, आउटपुट टाइम पे देना, यूजर्स को फिट करना, सही मेथड आउटपुट यूज़ करना, देखना कि आउटपुट वहाँ पे है या नहीं है या कुछ और चेंजेस चाहिए, डिलीवरिंग टाइम से उसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्क्रीन डिज़ाइन पे। स्क्रीन डिज़ाइन क्या होता है, इनपुट डाटा और इट मीन्स prompting the operators, not promoting, prompting the operator। विजुअल वेरिफिकेशन क्या होता है, किसी भी डाटा, इनपुट डाटा का, कि सही तो है ना, करेक्ट तो है ना, किसी ने इनपुट डाला है वो ये नहीं, ठीक है, और उसको ऑपरेटर्स तक प्रॉम्प्ट करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ही फॉर्मेट से प्रोजेक्ट बनाना, इजी टर्म करना, ऐड डिलीट क्रिएट की मॉडिफिकेशंस करना, हेल्प करना, स्क्रीन मल्टी विंडो करना और इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड करना और कलर करना, है ना। तो मॉडिफिकेशन जितनी भी होगी रिपोर्ट या इनफॉर्म डिज़ाइन में, दैट इज़ डन बाय स्क्रीन डिज़ाइन, यानी कि विजुअल वेरिफिकेशन करना इनपुट डाटा का। लास्ट स्ट्रक्चर चार्ट। ओके, स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्या करता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करके डिफरेंट लाइक C++, जावा जो भी होता है हमारा। स्ट्रक्चर चार्ट हमारा क्या होता है कि बेसिकली हिंदी में अगर मैं बताऊं तो जितने भी हमारे बड़े बड़े लार्ज मॉड्यूल्स होते हैं या फिर हम किसी भी तरह की मॉड्यूल्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, लाइक बड़े सिस्टम्स को स्मॉल में ब्रेक डाउन करना, उनको पार्टीशन करना, उनकी हायरार्की दिखाना, उनके आपस का रिलेशन इंटरेक्शन दिखाना और उनके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन पास होती है, ये सारा काम कौन करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है हमारा स्ट्रक्चर चार्ट। सिंबल क्या क्या यूज़ होता है, सिंपल रेक्टेंगल होता है, मॉड्यूल के लिए यूज़ होता है, एरो कॉल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एरो एक सर्कुलर टेल मतलब राउंड टेल, वो पासिंग मॉड्यूल यानी कि आपस में इंफॉर्मेशन पास होने के लिए, एरो विद शेडेड सर्कुलर टेल मैसेज के लिए, और डायमंड डिसीजंस के लिए, आर्क विद एरो हेड रिपीटेशन के लिए। तो ये सब इसके सिंबल है स्ट्रक्चर चार्ट के। उसके बाद डाटाबेस डेफिनेशन क्या होती है, ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक प्रोवाइड करे किसको, वेरियस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए। इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंफॉर्मेशन फॉर होम वेरियस डाटा बैंक्स फॉर सेंट्रलाइज्ड, जो क्या करता है एक सोर्स, सेंट्रल सोर्स की तरह काम करता है डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए। आज दिमाग में डाल लो ये फीचर्स क्या होते हैं इसके, जो एक बार डाटा कर हुई है उसके लिए एक ही आइटम होगा, डाटा इंडिपेंडेंट होती है, डाटा बहुत सारे यूज़र्स के लिए यूज़ हो सकती है, डाटा वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, डाटा एक्सेसिबल होती है बहुत सारे ऑर्डर्स के लिए। इनपुट डिज़ाइन आउटपुट डिज़ाइन पढ़ेंगे इसके बाद हम। हाउ टू डिज़ाइन इनपुट फॉर्म, पहला डिटेल स्टडी करो, किसको, यूज़र डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करो, डाटा डिक्शनरी स्टडी करो, कैप्चरिंग ऑफ फील्ड्स फ्रॉम यूज़र ऑर्गेनेट। उसके बाद फील्ड आइडेंटिफाई करो कि कांस्टेंट और वेरिएबल की जो फील्ड क्या है, स्टडी करो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन करो। तो इनपुट के लिए हमें पहले तो डिटेल स्टडी चाहिए ओके, और आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई हमारा इंटेंडेड पर्पस सर्व हो जाए, हमारा आउटपुट हो जाए, यूज़र रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें, राइट आउटपुट मेथड चूज़ करें हम, मेकिंग श्योर आउटपुट इज़ देयर, वो हमारे आउटपुट डिज़ाइन में हेल्प करता है। नाउ यूनिट थर्ड पे आ जाते हैं जल्दी। ओके, तो यूनिट थर्ड में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। पहले में क्या था, हमने स्टडी करी थी सारी फिजिबिलिटी यूज़र रिक्वायरमेंट, सेकंड में हमने डिज़ाइन किया, थर्ड यूनिट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल में लाना। स्टेप क्या होता है इसके, ट्रेनिंग पर्सनल यानी कि वो यूज़र को भी ट्रेन कर सकते हैं और ऑपरेटर को भी, कन्वर्जन ऑफ ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम, और थर्डली पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, यानी कि हम इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू करें पोस्ट कि भाई वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मेन टॉपिक इस यूनिट में क्या है, डाटा डिक्शनरी, जो क्या होता है, इट इज़ अ डाटा अबाउट डाटा, यानी कि डाटा मैटर डाटा होता है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा ही डाटा को डिफाइन करे, आ स्ट्रक्चर रिपोजिटरी ऑफ डाटा अबाउट डाटा, यानी कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, रिपोजिटरी मतलब एक स्टोरेज हब, तो रिपोजिटरी ऑफ डाटा अबाउट डाटा। कंपोनेंट किसके क्या होते हैं, डाटा एलिमेंट, ठीक है। डाटा एलिमेंट क्या होता है, सबसे फंडामेंटल लेवल पे जो डाटा होती है, ठीक है, डाटा नेम, डाटा साइज, डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा वैल्यूज़, पूरा डाटा को डिफाइन कौन करता है, डाटा एलिमेंट। और सेकंड हमारा है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, डाटा फ्लो और डाटा स्ट्रक्चर, है ना। डाटा फ्लो क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन डाटा टू अनदर डाटा, और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी। नीड्स क्या होती है हमारी इसकी, टू मैनेज लार्ज सिस्टम की डिटेल्स को मैनेज करना, कम्युनिकेट करना, मैनेज डिटेल्स ऑफ द मैनेज टू कम्युनिकेट अ कॉमन मीनिंग, टू डॉक्यूमेंट किसी भी सिस्टम के फीचर्स को, क्लैरिफाई और डिफाइन करना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेल्युएट करना और एरर्स को लोकेट करना, ये सब ज़रूरत है डाटा डिक्शनरी की, ठीक है। नीड्स, एडवांटेज क्या है कि एरर लोकेट हो जाते हैं, वैल्यूएबल रिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, यूज़र्स को हेल्प करता है सिस्टम एनालिसिस में, एक डाटाबेस हब बना देता है, डाटा स्टोर हब,
और कंबाइंड कम्युनिकेशन और यूज़र एनालिसिस के इम्प्रूव कर देता है उनके बीच में, और एक प्रोग्राम लिखता है डिसीजन फेस में। तो ये सब इसके बेनिफिट है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये टेडियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, सब नॉन टेक्निकल यूज़र को समझ नहीं आता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है स्टोर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है, रिस्क ऑफ प्राइवेसी बढ़ा देता है। अब डिसीजन टेबल क्या होता है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है रोज एंड कॉलम का। इसमें दो चीज़ होती है, स्टब एंड एक्शन। इट शोज कंडीशंस दिखाता है और उन कंडीशन से चेंजेस में से हमारे सिस्टम को क्या एक्शन करने पड़ते हैं वो दिखाता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें, कंडीशन दिखाता है स्टब और क्वाड्रेंट। कंडीशन और एक्शन कौन दिखाता है? स्टब और क्वाड्रेंट। स्टब भी दो तरह के होते हैं, अपर लोअर, क्वाड्रेंट भी दो तरह के होते हैं, अपर एंड लोअर। जब कंडीशन स्टब होता है तो कंडीशन एंट्री एक्शन स्टब होता है, और कंडीशन एंट्री होती है तो उसकी एक एक्शन एंट्री होती है। यानी कि कोई भी चेंजेस होंगे, अगर कोई कंडीशन होगी इन्वायरमेंट की तरफ से, तो कोई भी सिस्टम को भी उसी तरह से उस कंडीशन को इम्प्लाई करके एक्शन लेना पड़ता है, और उसी तरह एंट्री में होता है। प्रोसेस क्या होता है हमारा डिसीजन टेबल का? ये प्रॉब्लम एक्यूरेटली दिखाता है, उसके बाद सेकंड ये सारे फैक्टर्स दिखाता है, फिर पॉसिबल कंडीशन लिस्ट आउट करता है, देन एक्शंस लिस्ट आउट करता है, देन पॉसिबल कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशंस दिखाता है, और फिर एक डिसीजन टेबल ड्रॉ करता है। टाइप्स लिमिटेड एंट्री, एक्सटेंडेड एंट्री, मिक्स्ड एंट्री। लिमिटेड एंट्री में क्वेश्चन करता है कंडीशन स्टब और आंसर करता है कंडीशन एंट्री। एक्सटेंडेड एंट्री में क्वेश्चन करता है कंडीशन एंट्री और आंसर करता है कंडीशन स्टब। मिक्स्ड एंट्री में क्वेश्चन करता है एक्सटेंडेड कंडीशन एंट्री और आंसर करती है लिमिटेड कंडीशन स्टब। एडवांटेज क्या होती है डिसीजन टेबल की? कि वो इजी होता है समझने में, सेकेंडली अप्लाई टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, थर्डली उसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को वो स्मॉल और सिमिलर टास्क में कन्वर्ट कर देता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? कि वो फ्लो डिप्लेक्ट नहीं करता प्रॉपरली, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और लॉजिक फ्लो, उसका कोई फ्लो लॉजिक सॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। अब आ जाओ हमारे लास्ट टॉपिक पे, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? इट इन्वॉल्व, बहुत ही ईजी स्टेप होता है। पहला, नोड्स जो कि कंडीशन दिखाते हैं, ब्रांचेस जो कि पाथ दिखाते हैं, और एक्शन जो कि कंडीशन और ब्रांचेस दिखाते हैं। अब इसमें एक सिंपल लॉजिक हम क्या लगाते हैं डिसीजन ट्री समझने के लिए हमारा, कि भाई जो नोड्स है वो क्या दिखाते हैं? कंडीशन। अब देखो ट्री है तो ब्रांचेस भी होगा, उसकी नोड्स भी होंगे। नोड्स हम मान सकते हैं उसके ब्राउन पार्ट को, ब्रांचेस उसकी टहनियाँ, और एक्शन उसकी लहराने को। ठीक है, तो ट्री है क्योंकि ये नोड्स जो कि कंडीशन दिखाएगा, नोड्स विच डिपिक्ट्स द कंडीशन, ब्रांचेस दैट डिपिक्ट्स द पाथ, पॉसिबल पाथ्स, एंड लास्ट इज एक्शन विच डिपिक्ट्स द ब्रांचेस एंड कंडीशंस। अब लास्ट, बिकॉज ऑफ ब्रांचेस इट इज कॉल्ड ट्री, क्योंकि ब्रांचेस पाथ दिखाता है इसलिए इसको ट्री बोलते हैं। अब इसके रूट क्या होता है? दो होते हैं, कंडीशन के अलग दो होते हैं, कंडीशन, और उन दोनों के अलग अलग होता है एक्शन, जो कि ये डायग्राम में इसमें बिल्कुल क्लियरली शो है पेज के अंदर। अब देखो एडवांटेज क्या होती है हमारे डिसीजन ट्री की, बाइनरी और मल्टी क्लास दोनों डिपिक्ट कर सकते हैं इसमें, बिजनेस डिसीजन इजीली ले सकते हैं। थर्डली ओवरव्यू ऑफ फ्लो चार्ट मिल जाता है। फोर्थली इट्स अ वेरी यूजफुल वे। फिफ्थली ये इट शोज प्रायोरिटीज इफेक्टिवली। डिसएडवांटेज क्या होंगी? कि नॉट ऑलवेज बेस्ट फॉर लार्ज डाटाज। ठीक है, सेकेंडली नॉट प्रैक्टिकल, थर्डली लिमिटेड, कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड इज लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन, फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन। Firstly, the process goes from logical, then it proceeds to physical. तो logical में क्या क्या आता है? Firstly is review the current physical system. Second, understanding user requirements. इसमें mainly basic होता है कि हमें user के requirement को समझना होता है, inputs को understand करना होता है, database को organize करना होता है। थर्डली आइडेंटिफाई करनी होती है डाटा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फोर्थली प्रिपेयर करना होता है आउटपुट स्पेसिफिकेशन कि भाई वो कैसा लगेगा, और इम्प्लीमेंटेशन। तो लॉजिकल में सारा इनपुट का अरेंजमेंट आता है, मॉडिफिकेशंस आता है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग आता है, फिजिकल सिस्टम नॉलेज आता है। तो ये सब आ जाता है लॉजिकल सिस्टम में। देन इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स फिजिकल सिस्टम, जिसमें क्या आता है? इनपुट आउटपुट दोनों को अलग अलग स्पेसिफाई करो, डिज़ाइन द डाटाबेस, डिज़ाइन द प्रोग्राम,
स्पेसिफाई बैकअप प्रोसीजर्स की क्या क्या बैकअप स्टोरेज कहाँ पे होगा, रिट्रीवल कहाँ से हो सकता है. देन मेक अ टेस्ट प्लान and then specify the implementations. Now unit 4, distributed data processing. Distributed data processing in which multiple CPUs are connected to a single system for the process of increasing the speed of the work or availability of more capability and efficiency to the computer. ओके इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं. फर्स्टली मीनिंग एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ कि जिसमें मल्टीपल सीपीयूज कनेक्ट किया जाता है जिससे कि एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी कंप्यूटर की जो है बढ़ जाए. फीचर क्या होंगे. पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग एबिलिटी. ठीक है, कंप्यूटिंग एबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है आपस में एक दूसरे कंप्यूटर के साथ. इट कॉस्ट ऑफ डाटा शेयरिंग की कम कर देता है. ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट को प्रोसेस आगे कर देता है. रेप्लिकेशन ऑफ डाटा नहीं होता है और सिक्योरिटी बढ़ जाती है. एडवांटेजेस भी सिमिलर होंगी फीचर्स से. फर्स्टली, इंफॉर्मेशन इजीली शेयर हो जाती है. सेकेंडली, कॉस्ट कम हो जाती है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. इनहेंस सिक्योरिटी, फास्टर डाटा एक्सेस एंड फास्टर रिस्पॉन्स. अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जैसे कि फर्स्टली कॉस्टली होता है ये. ठीक है. सेकंड, इंटीग्रिटी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. थर्डली, इसका डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है. फोर्थ होता है क्या, लैक ऑफ स्टैंडर्ड इन एक्सपीरियंस. एंड फोर्थ इज सिक्योरिटी रिस्क. सिक्योरिटी देखो हमारा एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी है. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सेस मिल जाता है बहुत सारे कंप्यूटर को एक कंप्यूटर की डाटा के ऊपर. नाउ 3 टाइप्स का इसका आर्किटेक्चर होता है. पहला क्लाइंट सर्वर, सेकंड कोलैबोरेटिंग सर्वर, थर्ड मिडलवेयर सर्विस, मिडलवेयर आर्किटेक्चर. आई एम रियली सॉरी. फर्स्टली में क्या होता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्लाइंट आर मोर देन वन क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू अ सर्वर. सेकंड में कोलैबोरेटिंग सर्विस में क्या होता है, both are mutually connected when one client send request to the server and then server responds to the client's request. Now middleware is single queries transferred to multiple servers. Then अब components क्या होते हैं इसकी. पहला network hardware and software, second transaction, third is data, fourth is communication, fifth is processing, sixth is processor and last is media. ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक हमारा 4th यूनिट का है रियल टाइम सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो रियल टाइम एप्लीकेशंस को सर्व करता है कि दैट प्रोसीड्स डाटा एज इट कम्स इन विदाउट एनी बफरिंग डिलेस. यानी कि ये टाइम रिकॉर्ड करता है रियल टाइम एप्लीकेशंस का ताकि वो डाटा इजीली जैसे ही आ जाए उसको प्रोसेस करे, ज़्यादा उसमें टाइम ना ले. 2 तरह का होता है, हार्ड रियल सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल सिस्टम. हार्ड का एक एग्जांपल है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम. सॉफ्ट का एक एग्जाम है एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम. डिफरेंट रियल टाइम सिस्टम्स क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, फाइल इंटेरोगेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. प्रोसेस कंट्रोल का एक एग्जांपल है जो रिफाइनिंग ऑफ ऑयल होता है या फिर कोई भी मशीन टूल मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको बोल सकता है सिस्टम का एग्जांपल. सेकेंडली, फाइल इंटेरोगेशन सिस्टम का एक एग्जांपल है मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, लार्ज सेट ऑफ डाटा जहाँ पे स्मॉलर करके इनको इंटेरोगेट किया जाता है. एंड थर्ड में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का एग्जांपल है सिस्टम ऑफ डाटा जो जिसको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई होता है. ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं रियल टाइम सिस्टम्स के, लाइक बैंकिंग सिस्टम जिनकी क्योंकि एक हेड ऑफिस होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सर्वर होता है, बीच में 3 डीलर होते हैं डिफरेंट और एक रिमोट साइट्स होती है. ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. अप टू डेट फाइल्स हो जाती हैं, कॉस्ट और टाइम कम लगता है, 24 आवर सर्विस इजी हो जाती है और क्विक रिट्रीवल हो जाता है सिस्टम का. और डिसएडवांटेज है नीड ऑफ कंप्यूटर बैकअप सिस्टम, डेवलपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है. और थर्डली, ट्रेन स्टाफ ही रिक्वायर्ड होता है फॉर दैट पर्पस. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 4th का. इसके अंडर क्या होता है कि ये शो करता है जितने भी जो चेंजेस होते हैं बिहेवियर में सिस्टम के वो स्टेट इसका मतलब होता है इसमें स्टेट बिहेवियर कोई भी स्टेट हो चाहे उस पर कोई भी फर्दर कंडीशंस लग जाएं पर जो स्टेट ऑफ बिहेवियर होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, किसी भी सिस्टम स्टेट क्या होता है, ऑब्जर्वल मोड ऑफ बिहेवियर. किसी भी सिस्टम का वो मोड ऑफ बिहेवियर जो कि ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ स्टेट. एंड चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जा रहा हो प्रोसेस को, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट. कंडीशन और एक्शन क्या होता है कि कंडीशन इज सम इवेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग. है ना, जो भी चेंज होगा इन्वायरमेंट में वो होता है कंडीशन. और एक्शन क्या होगा,
उस चेंज ऑफ स्टेट जो कि कंडीशन की वजह से हुआ है उसका जो रिएक्शन होता है सिस्टम की तरफ से, दैट इज़ द एक्शन. नाउ बिल्डिंग द स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम. सबसे पहले पॉसिबल सिस्टम आइडेंटिफाई करना, सेकेंडली स्टेट आइडेंटिफाई करना नॉर्मल बिहेवियर का, thirdly select the condition that makes a transaction, fourthly select the actions to be practiced यानी कि action क्या लिया जाएगा उस possible condition पे, and lastly is if this reaction is committed partition the diagram of observant. है ना. तो जो भी हमारा ये एक्शन लिया गया है उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन. ओके तो ये था हमारा पूरा सेट. अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि कुछ आया है पल्ले या कुछ सिलेबस ईजी हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर देना. बाकी योर विश. थैंक यू.